एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड बहुत अच्छा है, तो ही वॉज एंग्री ऑन मी। ऑर्चिड ग्रुप ऑफ होटल में ये स्कैम हुआ था। ऑर्चिड ग्रुप ऑफ होटल का एक सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट किया गया, और जब वो ऑर्चिड होटल गए तब उनको मालूम पड़ा उनका बुकिंग ही नहीं है वहाँ पे। उनको पीछे से एक डंपर ने डैश कर दिया। एट दैट मोमेंट आई वॉज शॉक्ड कि बस मैं भगवान से इतना ये करता हूँ कि उनको कुछ हुआ नहीं। तो आप अगर घूमने गए हो तो कौन सा तो साइट सीन रहेगा जो आपका चल नहीं रहा है। क्या आप आपका खुद का नाम डालने में स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं? हम लोग मुंबई में रहते हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग डेली का इतना भागम दौड़ी वाला काम करते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। और आप हॉलिडे में भी जाके अगर स्ट्रेस लोगे तो आपका हॉलिडे क्या है? और एक सीक्रेट बता देता हूँ, इसमें यूरोपियन या पूरा इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड आप चीप में घूम सकते हैं। 35,000 फीट अबव अगर आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो दैट इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी। आपका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, आपका ऑडियंस कौन है, आफ्टर सेल सर्विस आपका कैसा होना चाहिए, आपका मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो वो आपके ऑडियंस को हिट हो रहा है क्या। सो ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल हम लोग बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे। नमस्कार, मैं सुधांशु राणे और मूविंग डिजिट्स मार्केटिंग फोरम में आपका स्वागत है। और इस फोरम में हम लोग कवर करेंगे इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बेहतरीन लोगों को जो हमें सिखाएंगे कि कैसे आप आपकी लाइफ या आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। आज हमारे साथ है एक बेहतरीन एक्सपर्ट। मतलब कभी भी हमें कहीं पे भी जाना हो तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब मैंने कौन सी फ़्लाइट बुक करनी चाहिए, या यही फ़्लाइट क्यों, या वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ प्रश्न हमारे मन में होते हैं हमेशा। तो उन्हीं प्रश्नों का आज जवाब हमें देंगे मेरे साथ जो है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट प्रज्ञेश विनेरकर जी, जिनका 10 साल से भी ज़्यादा अनुभव है इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल। नमस्कार। प्रज्ञेश जी, वेलकम टू मूविंग डिजिट्स मार्केटिंग फोरम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी कंपनी के बारे में, मतलब सुखदा वर्ल्ड के बारे में कुछ आप बता सकते हो? आइडियली सुखदा वर्ल्ड जब ये स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी हम लोग का एक बिजनेस था जो यही इंडस्ट्री में था। अराउंड एक 7-8 व्हीकल्स थे हम लोग के पास। और मैं मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब से मैं फ्रीलांस करता हूँ और मुझे पसंद है कि लोगों को घुमाना। सो जब मैं लास्ट ईयर में था उसके बाद मैं डायरेक्टली एक प्रोफेसर था, कॉलेज में सिखाता था। मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टीचिंग एज अ प्रोफेसर इन कॉलेज। ओके। सो जब मैं बोर्ड का पेपर चेक कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में, सो मैं चेक कर रहा था और वो टाइम पे एक साउथ इंडिया का जो हमारा टूर था वो गया हुआ था। छोटा ही टूर था, एज अ कपल टूर था। और जब मैं पेपर चेक कर रहा था तब मुझे मोबाइल ज़्यादा साथ में रखना अलाउड नहीं था। सो वो टाइम पे उनका जो साइट सीन था उसमें उनको और एक साइट सीन ऐड ऑन करके चाहिए था, और वो मुझे फ़ोन कर रहे थे। जब वो फ़ोन कर रहे थे तब मैं उठा नहीं पाया फ़ोन, क्योंकि मैं अंदर था। और जब मैं उठा नहीं पाया और जब मैं बाहर गया चेकिंग करके, तब मैंने उनको फ़ोन किया कि यस क्या हुआ बताइए। सो ही वॉज एंग्री ऑन मी। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा हूँ, अभी मेरे घूमने का टाइम भी निकल गया है। तो मैंने बोला यस सर क्या हुआ। सो उन्होंने बोला नहीं मुझे एडिशनल साइट सीन चाहिए था, और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया दैट चेंज माई माइंड सेट। वो ये वर्ड था कि मैं आपके भरोसे यहाँ पे आया हूँ, और अभी भी आप अगर मेरा फ़ोन ही नहीं उठाओगे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। आई वॉज लाइक यस, ये तो बात सही है कि वो मेरे भरोसे कहाँ पे तो घूमने गया है, और अगर मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा तो कैसे चलेगा। सो दैट टाइम मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि यस अगर ये इंडस्ट्री में अगर हम लोग को काम करना है, सो आपको तो फ्री रहना पड़ेगा, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके भरोसे जा रहे हैं। सो दैट वाज द स्टार्ट कि मुझे ऐसा लगा कि सुखदा वर्ल्ड स्टार्ट करना चाहिए। सो फुल फ्लेज मैंने सुखदा वर्ल्ड सिर्फ स्टार्ट ही नहीं किया, उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं भले ही कंपनी स्टार्ट करता हूँ, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा,
इसलिए मैंने फर्स्ट डे से ही सोचा कि मुझे टीम भी बनाना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड सुखदा वर्ल्ड। ग्रेट। मतलब सुखदा वर्ल्ड में या हम लोग कोई भी बिजनेस की बात करें तो टीम का होना कितना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सुखदा वर्ल्ड ही क्यों? वाई द नेम सुखदा? देखिए, सुखदा वर्ल्ड सबको पता है कि सुखदा ये बेसिकली मेरे मॉम का नाम है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग लोगों को एक सुखद अनुभव देते हैं, एक सुखद एक्सपीरियंस देते हैं, तो ऑलरेडी मेरे मॉम के नाम में सुखदा था। एंड ऑलरेडी हम लोग ने जो कंपनी स्टार्ट किया था वो सुखदा के ही नाम से था। सो एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि यही नाम मुझे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मॉम के नाम पे कंपनी है और मैं उसे चलाता भी हूँ वही हिसाब से कि कल मेरे मॉम के नाम पे कुछ आना नहीं चाहिए और सबको एक सुखद अनुभव हम लोग देना चाहते हैं, इसलिए सुखद अवॉर्ड। ये बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंडियंस को ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इंटरनेशनल। राइट। तो कुछ आप ऐसे कोई डेस्टिनेशंस हमें बता सकते हो कि जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से ट्रैवल करें और हमारी हॉलीडेज एंजॉय कर सकें? देखिए, डेस्टिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडियंस जो आज हम लोग ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल, अगर आप घूमना चाहते हो, सो वियतनाम बहुत ही ट्रेंडिंग है। लोग दुबई बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत इंडियंस दुबई ट्रैवल करते हैं। धीरे धीरे इंडियन का एक जो थिंकिंग है या फिर जो ट्रैवल के बारे में सोच है वो थोड़ा चेंज होके नाउ वी आर ऑल्सो मूव टू अजरबैजान, वी आर ऑल्सो स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू कजाकिस्तान। सो इंडियन का ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस थोड़ा चेंज हो गया। पहले हर एक इंडियन को ऐसा था कि मैं थाईलैंड घूमने जाऊंगा, हम्म। लेकिन अभी लोग बोलते हैं मैं वियतनाम घूमने जाऊंगा, मैं सिंगापुर घूमने जाऊंगा, मैं मॉरिशस घूमने जाऊंगा। सो ये ट्रेंडिंग है फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है। तो हम लोग इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है ट्रैवल वीज़ा। राइट। आजकल हमें बहुत सुनाई देता है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरा यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मेरा शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हुआ। सो क्या आप हमें बता सकते हो, या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आप बता सकते हो कि वीज़ा रिजेक्शन इसका रेट क्या है, या फिर ये रिजेक्ट होते ही क्यों है वीज़ा हम इंडियंस के? देखिए, वीज़ा रिजेक्शन इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका मेन एजेंडा ये है कि लोगों को यू you नो know, एक गाइडेंस ही नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं 3-4 कंट्रीज़ आपको बोलना चाहूँगा। सबसे पहले यूएस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है यूके और चौथा आता है यूरोप, शेंगन वीज़ा, ठीक है? मैक्सिमम वीज़ा ये कंट्री में रिजेक्ट होते हैं इंडियंस के। उसका रीज़न ये है कि उनके पास गाइडेंस नहीं है, सबसे पहला। उनके पास कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको बताई नहीं जाती है। अभी आपने ये जैसे? सवाल पूछा है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको कोई भी एम्बेसी बोलेगा नहीं कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है तो आपका वीज़ा में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छा है। अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है तो आपको वीज़ा अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्टली, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सब लोग ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं। करेक्ट। सो ऑफिशियली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इनकम शो ही नहीं होता है। और एम्बेसी हमेशा ये देखता है कि आपका वाइट का जो अमाउंट है वो आप कितना दिखा रहे हैं, वो और जो बता रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट में मैच हो रहा है क्या। ओके। अगर वो मैच ही नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो मेरा 6 लाख रुपए इनकम है लेकिन आप अकाउंट में आपके 3, 3.5, 4 लाख दिख रहा है, तो आपका एम्बेसी वीज़ा तो उड़ाएगा ही। ठीक है। नेक्स्टली, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं उनको बोल रहा हूँ आप घूमने जाओ। अभी जो स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आपको जो आदमी वहाँ पे बैठा है, समझो आप यूके में आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो आपको वहाँ से इनवाइट कर रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका ओके। फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। सो वो आपको इनवाइट कर रहा है तो वो आपको इनवाइट को लेटर दे रहा है क्या, उसका जो कंपनी है उसने उसको एनओसी दिया है क्या। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक इसमें कंट्री में ये वैरी होता रहता है। सो ये सब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि
टू बी फ्रैंक अगर कहेंगे तो इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे देखना फॉर्म तो भरने आएगा, लेकिन सबका केस अलग अलग है, करेक्ट। राइट? कि किसी का स्पॉन्सर स्ट्रांग है, किसी का इनवाइटी स्ट्रांग है, किसी का खुद का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है, किसी का जो कवरिंग लेटर होता है उसमें क्या लिखना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, अराउंड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने ये कहा है कि अराउंड 20 CR के ऊपर सिर्फ शेंगेन और यूके वीज़ा में लोगों का पैसा गया है 1 साल में। क्या बात कर रहे हो, 20 करोड़? 20 करोड़ रिजेक्शन रेट इतना है। ये क्यों है? क्योंकि गाइडेंस नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग सामने से देख के सिर्फ फॉर्म ही तो भरना है, तो फॉर्म तो आप भर लोगे, लेकिन जो कवरिंग लेटर है, और सबका केस अलग अलग है, सबका केस सही नहीं है ना, सबका केस सेम नहीं आएगा। करेक्ट। जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनका कैसा है, वो उनका उनका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इसलिए मैंने कहा सो ये केस वैरी टू वैरी होगा, और इसलिए वीज़ा सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। ओके, ग्रेट। मुझे एक और चीज़ आपसे पूछना था सर। जैसे आपने अभी बताया शेंगेन वीज़ा 20 करोड़ तक का लॉस हुआ है पब्लिक का इन अप्लाइंग शेंगेन वीज़ा। यस। तो चलो समझ लेते हैं हम लोग को वीज़ा तो मिल गया, हाँ। बट कुछ आप ऐसे कोई चीपेस्ट तरीका बता सकते हो जिससे मैं यूरोप घूम सकता हूँ? देखिए, अभी आपने ये सवाल पूछा ही है तो मैं आपको और एक सीक्रेट बता देता हूँ। इसमें यूरोप ही नहीं, आप पूरा इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड आप चीप में घूम सकते हो। ओके। और ये सीक्रेट ये है कि अगर आपको कोई भी चीपेस्ट कुछ चीज़ बुक करना है तो सबसे पहले वो आपको एडवांस में बुक करना है। प्रॉब्लम ये आता है कि आप 4-5 महीने पहले अगर आप प्लानिंग करोगे तब जाके आपको फ्लाइट चीपेस्ट आएंगे। सी लैंड पैकेज कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा या फिर नियर बाय रहेगा, इतना कुछ मेजर फर्क नहीं गिरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कौन से रूट से जर्नी ले रहे हो। ओके। मतलब आप आप गल्फ कंट्रीज से आपका फ्लाइट जा रहा है यूरोप, या फिर डायरेक्ट फ्लाइट जा रहा है, उसमें भी आपको चीपेस्ट फ्लाइट ढूंढना है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि चीपेस्ट फ्लाइट तो मिल जाता है, लोग बुक भी कर देते हैं, लेकिन जो रूट में ट्रांजिट वीज़ा लगता है वो लोगों को पता ही नहीं है। तब वहाँ पे जाके इमिग्रेशन पे जाके उनको पता चलता है कि आप फ्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बहुत बार हुआ है। सो चीपेस्ट बुक करने का ये है कि आपको प्री प्लान करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपको प्राइवेट व्हीकल से घूमना नहीं है, आप एसआईसी में घूमिए। एसआईसी का मतलब है SIC सिट इन कोच। ओके। सो एक कॉमन व्हीकल होता है, और एक कॉमन व्हीकल में सब लोग आते हैं, मतलब एक होटल से एक फैमिली आया, दूसरे होटल से एक फैमिली आया, वो कॉमन व्हीकल में बैठ गए, साइट सीन के लिए साथ में जाते हैं, वापस साइट सीन से आते जब साथ में आते हैं, और उनको वैसे वैसे ड्रॉप दिया जाता है। सो आइडियली ये केस में आपको कोई भी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है वो चीप में मिलेगा, और सही गाइडेंस है। दूसरा ओके। इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ एयरलाइंस के स्पेशल फेयर होते हैं। वो स्पेशल फेयर अगर आपको मिल गया तो आपको आपका जो हॉलीडे का जो मेन कॉस्ट है एयरलाइंस का, वो आपका चीप आ जाएगा। ओके, ग्रेट। सो वैसे आप चीप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आपने कहा कि हम लोग खुद भी बुक कर सकते हैं। मोस्टली जो कंपनीज है, मतलब जैसे हमारी मूविंग डिजिट्स है या फिर जो प्राइवेट कंपनीज है, दे प्रेफर एजेंट लाइक यू। मतलब हमारे हमने आज तक जितने भी ट्रिप्स बुक किए हैं वो सर के थ्रू ही किए हुए हैं। Right. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लोग खुद भी बुकिंग करते हैं या फिर एक एजेंसी के थ्रू भी करते हैं? राइट। सो खुद बुक करने में और एजेंसी के थ्रू बुक करने में अपने को हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कॉरपोरेट्स का जो टॉपिक निकाला है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनका अपना ट्रैवल डिपार्टमेंट है। ट्रैवल डिपार्टमेंट मतलब उनके ऑफिस में डिपार्टमेंट तो है, लेकिन वो आउटसोर्स है। ठीक है, मतलब उन्होंने उनके एमडी सीईओ मैनेजर जो रेगुलर घूमते रहते हैं उनका ट्रैवल डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया है, क्योंकि उनका अमेंडमेंट बहुत फास्ट होता है। अमेंडमेंट में फास्ट ऐसा होता है कि अभी एक फ़्लाइट बुक किया है, वो आपको 2 घंटे बाद फ़ोन करेंगे और बोलेंगे एक काम कीजिए कि ये फ़्लाइट रीशेड्यूल कर दीजिए, आपको ओके। बोलेंगे कि ये फ़्लाइट कैंसिल कर दीजिए। इतना ही नहीं, कुछ कुछ एमडी सीईओ को तो स्पेसिफिक सीट भी लगता है। अभी मुझे आज भी याद है, हम लोग ने एक फ़्लाइट बुक किया था, उसमें लोग 8-9 हज़ार 10 हज़ार का एक एक सीट भी बुक करते हैं। सो दे आर सो स्पेसिफिक।
सो जितने अमेंडमेंट्स ये आते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो लोगों के पास, कॉरपोरेट के पास नहीं है, और सबसे पहले पेशेंस नहीं है। करेक्ट। पेशेंस मैं ऐसा बोलूँगा कि आप एयरलाइन को फ़ोन करोगे कस्टमर केयर को, तो वो आधा घंटा, 1 घंटा आपको वेटिंग पे रखेगा। उसके बावजूद आपका अगर कॉल कनेक्ट भी हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो इसलिए जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो एक ट्रैवल डिपार्टमेंट आउटसोर्स करके रखते हैं या फिर उनका खुद का भी होता है। और रही बात कि आपको ट्रैवल एजेंट या फिर कंपनी से बुक करना चाहिए या फिर नहीं, तो एज अ कंपनी ओनर छोड़ के मैं आपको बोलूँगा, आप मुझे खुद बताइए, आप ऐसे देश, ऐसे डेस्टिनेशन जा रहे हो जिसका ग्राउंड रियलिटी आपको पता नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और आप वहाँ पे जा रहे हो और आपको कुछ पता नहीं, और इन केस उधर कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आपको गाइडेंस कौन देने वाला है? करेक्ट। आप अगर वहाँ पे अटक गए, तो आपको वहाँ से निकालने कौन वाला है? सो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ट्रैवल, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने जो प्लान किया है वैसे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रैवल हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। करेक्ट। आप अगर घूमने गए हो तो कौन सा तो साइट सीन रहेगा जो आपका चल नहीं रहा है, या फिर जो रूट है वो बंद हो गया है, आपको अलग रूट से जाना पड़ता है, तो वो अलग रूट आपको बताएगा कौन? करेक्ट। व्हाट इज द वे आउट फॉर दैट? ठीक है। जैसे आप अंडमान अगर आप जाओगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे एक हाथ साइट सीन पूरी तरह से बंद होता है और आपको कहा जाता है कि ये आज साइट सीन नहीं होगा। तो वो साइट सीन शफल कैसे होगा? कौन से दिन का साइट सीन, वो साइट सीन के दिन में हम लोग एडजस्ट करेंगे, और वो दिन का साइट सीन हम लोग नेक्स्ट डे पे एडजस्ट करेंगे। ये जो प्लानिंग है, इसके लिए आपको ट्रैवल कंपनी या फिर ट्रैवल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर वो आपके पास नहीं होगा, तो आप पैसा तो भर दोगे लेकिन आपका वेस्ट जाएगा। राइट और नॉट? ग्रेट। आजकल के लोग यही कहते हैं कि हम लोग को ट्रैवल एजेंट की क्या ज़रूरत है, हम लोग खुद भी तो बुकिंग कर सकते हैं। सो कुछ आप ऐसा एग्जांपल हमें दे सकते हो कि जिसमें ट्रैवल एजेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पता चले। देखिए, इंडिया में जो हॉलिडे का जो माइंडसेट है ना, वो अलग है, और एक्चुअल हॉलिडे का जो माइंडसेट है वो अलग है। मैं आपको बोलता हूँ इसके बारे में, एक एग्जांपल लीजिए। आप हम लोग मुंबई में रहते हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग डेली का इतना भागम दौड़ी वाला काम करते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है? और आप हॉलिडे में भी जाके अगर स्ट्रेस लोगे तो आपका हॉलिडे क्या है? एग्जाम्पल, आप ही फ्लाइट बुक करोगे, आप ही गाड़ी बुक करोगे, आप ही होटल बुक करोगे, और आप बोलोगे अरे गाड़ी आया है कि नहीं, या फिर आप बोलोगे अरे फ्लाइट चेंजेस हुआ है, अभी वो मैं मैनेज कैसे करूँ? इसका मतलब आप पैसा खर्च करके आप हेडेक ले रहे हो। दिस इज नॉट अ हॉलीडे। दिस इज नॉट अ हॉलीडे। करेक्ट। आप अगर गोवा में जाओगे, स्पेसिफिकली मॉर्जिम, ये सब साइड जाओगे जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बहुत सारे आते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, आप चेक करोगे वो 2-2 महीने स्टे के लिए आते हैं। वाई सो? बिकॉज दे वॉन्ट काम, उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। दिस इज द हॉलीडे। आप बोलोगे कि मैं ही फ्लाइट बुक करूंगा, आप करो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पीस ऑफ द माइंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप हॉलिडे में जाके अगर हेडेक ले रहे हो, तो मतलब क्या है हॉलिडे का? और दूसरा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड या फिर ऑन द रिकॉर्ड में भी आज आपको बताना चाहता हूँ। आप एक मुझे एक बात बताइए, सुधांशु जी, जब आप फ्लाइट बुक करते हैं, क्या आप आपका खुद का नाम डालने में स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक स्पेलिंग मिस्टेक का वीडियो है जिसमें अराउंड 100-200 कमेंट आए हैं लोगों ओके। के कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अभी मैं क्या करूं? मतलब खुद का नाम डालने में लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक आ जाता है, तो हॉलिडे प्लानिंग कैसा होगा इनका? हाउ दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मेमोरेबल हॉलिडे? करेक्ट। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री में जो लोगों को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई भी हॉलिडे होने दो या फिर कोई भी फ्लाइट होने दो, इन जनरली ऐसा देखते हैं जो चीप मिल गया वो मुझे अचीव हो गया। करेक्ट। आइडियली हॉलिडे इज नॉट अबाउट चीप बुकिंग और चीप प्राइस।
इट इज़ ऑल अबाउट आफ्टर सेल सर्विस। हम्म, ऑन ग्राउंड अगर आप कहाँ पे अटक गए हो, ऑन ग्राउंड अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तब आपको वहाँ पे गाइडेंस कौन देगा, आपका वहाँ पे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, ग्रेट। यही आपने जैसे भी बताया कि ऑन ग्राउंड कोई सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेरा इसी रिलेटेड सवाल है कि ये जो वुमेन सोलो ट्रैवलर्स है आजकल, तो उनका सेफ्टी इंटरनेशनली अगर वो सोलो ट्रैवल करे, तो इज इट सेफ टू ट्रैवल? दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप दुबई में जा रहे हो और आप सोलो ट्रैवल करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बहुत सेफ है। तो आइडियली ये सब कंट्रीज में आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आप यूरोप सेक्टर जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में आपको सोलो ट्रैवल करना चाहिए। ओके। मोस्टली आप जब एशियन कंट्रीज देखोगे, तो एशियन कंट्रीज में सोलो ट्रैवल किया जा सकता है, बट नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप सेकेंड थर्ड टाइम कर रहे हो तो आपको एक थोड़ा ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ता है कि ये एरिया में क्या है, ये एरिया में शाम को कैसा माहौल रहता है, रात को कैसा माहौल रहता है, सो आपको मालूम पड़ता है। सो ऑन दैट बेसिस आप प्लान आउट कर सकते हो कि आप सोलो आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड यस, पीपल आर ट्रैवलिंग सोलो। ओके, दैट इज अ एक नया ट्रेंड है जो आज लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। सो सोलो ट्रैवल किया जा सकता है। ओके। तो ये आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि सोलो ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइमर है तो कितना डिफिकल्ट है, या सेकंड थर्ड टाइम है तो कितना इजी हो जाता है। तो इसी रिलेटेड सवाल है कि हम लोग जब इंटरनेशनली जाते हैं या डोमेस्टिक भी जाते हैं, तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। राइट। तो आप कुछ स्कैम्स के बारे में बताना चाहोगे कि क्या ये क्यों होते हैं, या फिर इससे हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, ये स्कैम के ऊपर तो हम लोग ने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। Okay. ये स्कैम इसलिए होते हैं, सबसे मेन जो चीज़ है स्कैम के लिए वो है चीप कॉस्ट। लोगों को सिर्फ यही देखना है कि मुझे चीप कॉस्ट मिल रहा है, तो आप बुक कर देते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑर्चिड ग्रुप ऑफ होटल में ये स्कैम हुआ था। इतना अच्छा ब्रांड है ऑर्चिड, छोटा तो करेक्ट। ब्रांड है नहीं। ऑर्चिड ग्रुप ऑफ होटल का एक सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट किया गया, और ओ। अराउंड एक 2 लाख 2,20,000 की 30,000 का लोगों ने बुकिंग किया। और जब वो ऑर्चिड होटल गए तब उनको मालूम पड़ा उनका बुकिंग ही नहीं है वहाँ पे। ओ। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने वो डील देखा जो ऑर्चिड होटल में सबसे चीप दे रहा था। हम्म। आप आप अगर आप लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो या फिर उसे उसके पास इंक्वायरी करते हो, तब हम लोग 100 सवाल पूछते हैं। हम्म। आपका ऑफिस कहाँ पे है, आप अभी अवेलेबल है क्या, आपका हिस्ट्री क्या है, आपने क्या काम किया है। लेकिन आप एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जिसका आपको ऑफिस कहाँ पे ये नहीं पता है, उसका कस्टमर केयर नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता है, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो आपको सिर्फ चीप डील दे रहा है। आप और ऐसा मान भी लेते हैं कि फ्रॉड हो भी गया एग्जाम्पल, तो क्या आप वो स्टेट में या फिर वो कंट्री में उससे झगड़ने के लिए या फिर पैसा वापस लेने के लिए जाओगे? नहीं नहीं, जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग बोलेंगे यार उतना जाने के लिए जो खर्चा है वो और एडिशनल लगेगा, उससे अच्छा हम लोग बोलते हैं ये फ्रॉड हो गया, ये एक्सेप्टेड। और फिर हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं और बोलते हैं मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये इंडस्ट्री में फ्रॉड है, ये इंडस्ट्री में हम्म। सभी लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं। आइडियली ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे ट्रैवल कंपनीज है जो इतने साल से मार्केट में है, जो अच्छा सर्विस देते हैं। दे आर नोन फॉर देयर सर्विस। बट आपको ऐसा लगता है यार वो महंगा है, आप फ्लाइट बुक करते हो ऑनलाइन। मैं खुद बोलता हूँ, मेरा खुद का ऑनलाइन कंपनी है, या फिर बहुत सारे अच्छे लोग भी ऑनलाइन। लेकिन आप, मैंने वही कहा कि आफ्टर सेल सर्विस देखो कौन आपको अच्छा दे रहा है। अगर आपने फ्लाइट बुक किया, आपको रीशेड्यूल करना है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या? करेक्ट। अगर आपने फ्लाइट बुक किया है, आपने फ्लाइट कैंसिल किया है, तो कैंसिल करने के बाद कितने जल्दी आपको आपका रिफंड मिलता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आप ये जो स्कैम इंडिया में हो रहे हैं
वो इसलिए हो रहा है कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ सर्च आउट करना है कि मुझे चीप कहाँ पे मिल रहा है। सो करेक्ट। जितना आप चीप ढूँढने जाओगे, उतना आपके साथ स्कैम होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि चीप ढूँढने जाओगे तो स्कैम ही होगा, लेकिन ज़्यादा आप चीप ढूँढने जाओगे तो मैक्सिमम जितने भी स्कैम्स हम लोग ने स्टडी किए, वो यहाँ से ही आए हैं। ओके, ये आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसका। अभी मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग ऑनलाइन के बारे में ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑनलाइन में हम लोग सर्च करते हैं, एक अलग वेबसाइट निकलती है। ऑनलाइन जब आया ही नहीं, तो अभी एआई भी आ गया है। तो आपके फील्ड में भी एआई आया है क्या, और एआई की वजह से क्या फ़र्क पड़ा है ट्रैवल इंडस्ट्री में? देखिए, एआई की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री में फ़र्क ज़रूर पड़ा है और होगा भी। हमारे ट्रैवल में बेसिकली 2 मेन पार्ट है। एक होता है प्री सेल्स, एक होता है आफ्टर सेल्स। सो जो प्री सेल्स है, उसमें आप देखोगे कि एआई बहुत ज़्यादा काम करेगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि आइटिनरी आपको बनाना है, ठीक है? वो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि कैसे आइटिनरी बनाना है। हम्म। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास आपने चैट जीपीटी पे डाल दिया कि मेरे पास 5 नाइट 6 डेज़ है, आप मुझे एक आइटिनरी अच्छे से प्लान करके दो। तो वो आपको प्रॉपर आइटिनरी सब बना के भी दे देगा। ये सब करेक्ट। एआई आपको करके देगा। ये फ्यूचर में भी आएगा और अभी भी ये सब हो रहा है। हम्म। उसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी ये जो एआई है, ये आफ्टर सेल सर्विस में आपको इतना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये प्री सेल्स में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। एग्ज़ाम्पल कि आइटिनरी बनाई, ये सब तो मैंने बोला। अभी आफ्टर हम्म। सेल सर्विस जो है, उसका मैं आपको इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यू नो अभी एक लास्ट वीक में हम लोग को एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन ऐसा था कि आप सिंगापुर टूर करते हैं क्या? तो हम लोग ने बोला यस, हम लोग करते हैं। हम्म। तो मैंने उनको पूछा, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयी है, उन्होंने उनको पूछा कि आपको कभी ट्रैवल करना है? तो उन्होंने बोला मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मैं सिंगापुर जाके आई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप जाके आए तो फिर क्यों कॉल किया है? मैं सिंगापुर जो गई थी, उसमें मेरा आईफ़ोन रह गया है, तो ओह। क्या आप मुझे वापस वो आईफ़ोन लाके दे सकते हो? तो हम्म। मैंने बोला कि आपने जहाँ से टूर किया था, वहाँ पे आप कॉल कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी ट्रैवल एजेंसी से टूर नहीं किया था, मैंने खुद से टूर किया था। सो एट दैट मूवमेंट, जो भी आपने सिंगापुर का टूर लिया है, ऑन एन हम्म। एवरेज आपका 80,000 से 1 लाख रुपया तो एक आदमी के लिए आराम से जाएगा सिंगापुर घूमने के लिए। आप 4 लोग घूमने गए थे। हम्म। सो आपका 4 लाख रुपया आपने अगर उसमें स्पेंड करने के बावजूद, आपका मोबाइल रहने के बाद आपको वो एक सिंपल कुरियर नहीं कर सकता है। तो हम्म। फिर क्या मतलब है? फिर ये एआई, ये जो हमारे इंडस्ट्री में है, वो प्री सेल्स में सबसे ज़्यादा काम करेगा। और करेक्ट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में आफ्टर सेल सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आफ्टर सेल जिसका अच्छा है या फिर आफ्टर सेल्स में जो स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रैवल कंपनी या फिर जो एआई है, वो आफ्टर सेल्स में ज़्यादा काम नहीं करेगा। करेक्ट, करेक्ट, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे अभी एक रीसेंट जो केस हुआ है उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता सकते हो। जैसे इंडिगो का केस हुआ, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हमें सोशल मीडिया पे देखने मिले। तो आपने वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, या आपके पास ऐसा कुछ केस आया क्या रिलेटेड टू इंडिगो एयरलाइंस? देखिए, इंडिगो, ये जो केस हुआ है ना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने देखा है। देयर वाज़ सो मच सेंटिमेंट्स कि किसी की मॉम ऑफ हो गई है, लेकिन उसको फ्लाई करने नहीं मिला, ये सब मिला। लेकिन भगवान की कृपा है हमारे हमारे ऊपर, मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे जितने भी इंडिगो के फ्लाइट्स थे, वो फ्लाई हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग का ये मेरे ख़्याल से 5 या फिर 6 को ये इश्यू हुआ था, हमारा 7 या फिर 8 को एक फ्लाइट था क्लाइंट का, वो फ्लाई हुआ। और उसके बाद के भी जो फ्लाइट्स थे, 9 को था, 10 को था, 12th को था, वो भी फ्लाई हुआ। अभी इंडिगो में ये जो इश्यू आने के बावजूद हम लोग का फ्लाइट कैसे फ्लाई हुआ? सो ट्रैवल कंपनीज़ हमेशा एयरलाइंस के साथ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम्म। तो उनको मालूम पड़ता है कि ये फ्लाइट फ्लाई होने वाला है, नहीं होने वाला है। अभी ये इंडिगो का जो इश्यू हुआ, उसमें सबसे मेजर इश्यू उनका हुआ जिन्होंने खुद से फ्लाइट बुक किया था। अभी उनका इश्यू क्या हुआ मैं बोलता हूँ।
आपको तो पता ही है कि शेयर मार्केट में कैसा रहता है, अगर कोई शेयर नीचे आ रहा है, यार बेच दे क्योंकि और नीचे आएगा तो लॉस हो जाएगा। सो जब ये इंसिडेंट हुआ तब लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसी ट्रैवल कंपनी के साथ उनका फ्लाइट बुकिंग नहीं किया है। उन्होंने खुद से कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी मेरा हॉलीडे सेट है। मैं 4 दिन बाद 10 दिन बाद ट्रैवल करने वाला हूँ। मेरा हॉलीडे तो सेट है और वहाँ पे मैंने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके रखा है घूमने के लिए। और अगर मेरा फ्लाइट ही फ्लाई नहीं होगा तो मैं जाऊँगा कैसे? तो लोगों ने क्या किया, जो इंडिगो का फ्लाइट था वो डायरेक्टली कुछ सोचे बिना कैंसिल कर दिया। अब प्लस पॉइंट ये था कि इंडिगो ने पैसा तो सब कुछ दे दिया, दैट वाज ट्रू। बट ये प्रॉब्लम हो गया, आप न्यूज़ भी देख सकते हो कि आपने जो 2-3 महीना पहले जो इंडिगो का फ्लाइट जो फेयर में बुक किया था, आपको दूसरे एयरलाइन में स्पाइसजेट, एयर इंडिया का सब लोग ने जब फ्लाइट बुक किया, आपको वो फेयर महँगा गया। बराबर है? आपको वो फेयर महँगा गया, आपने सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको मालूम था कि मेरा तो हॉलिडे सेट है, तो मुझे तो फ्लाई ही करना है। तो उन्होंने ज़्यादा पैसा दे के हॉलिडे बुक किया, मतलब जो फ्लाइट था उनका बुक किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ, जब उनका ट्रैवल डेट आया तब मालूम पड़ा जो फ्लाइट में उन्होंने इंडिगो का बुकिंग किया था वो तो फ्लाइट फ्लाई हो रहा है। सो दैट वाज द इशू। यहाँ पे गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट था। दैट वाज अ फियर कि मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया, शेयर मार्केट में कैसा कोई शेयर नीचे आ गया, बेच दो यार और नीचे आएगा। सो पीपल वर लाइक, अरे मेरा हॉलीडे यार बेच दो, मतलब ये फटक से कैंसिल कर दो, नया फ्लाइट बुक करो। लेकिन हम लोग जितने भी हमारे ट्रैवल एसोसिएट्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, उन्होंने एयरलाइन के साथ सही कम्युनिकेशन किया। उन्होंने नॉलेज लिया कि कौन सा फ़्लाइट फ्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग ने एयरलाइन का हिस्ट्री निकाला कि अभी जो 5, 6, 7 तारीख जो था उसमें वो फ़्लाइट फ्लाई हुआ है, नहीं हुआ है। और उसके बाद जाके हम लोग ने डिसीजन लिया कि वो कैंसल करना है या फिर नहीं करना है। सो इंडिगो को मैं एज़ अ बोलूँगा कि येस, नो डाउट कि जो 5th और 6th जो डेट था उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, हम लोग को भी, हमारे इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो फ़ियर में जो लोगों ने फ़्लाइट कैंसल कर दिया, दैट वाज़ अ बिगेस्ट इश्यू और दैट वाज़ अ मेजर लॉस। इसके लिए गवर्नमेंट ने बाद में एयर इंडिया, स्पाइसजेट, आकाश एयर, उनको बोला गया कि आप फेयर ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो और उन्होंने फेयर कैप डाला। क्योंकि फेयर इतना हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था तब तक लोगों ने फ्लाइट कैंसिल करके ऑलरेडी बुकिंग कर दिया था। करेक्ट। तो दैट वाज अ मेजर लॉस। ये बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये चीज़ को। एक मेरा थोड़ा एक अलग सवाल है अभी आपसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो रेगुलर डेस्टिनेशन जैसे दुबई है या फिर हम लोग सिंगापुर है, यहाँ पे बाली है, थाईलैंड है, ये रेगुलर डेस्टिनेशन लोग हैं। क्या आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कि ऐसे कुछ डेस्टिनेशन है जिसे हम ऑफ बीट बोलते हैं, ऑफ बीट इंटरनेशनल या डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस जो इंडियंस ने ट्रैवल करना चाहिए, इसका कुछ आप बता सकते हो हमें? देखिए, आइडियली ऑफ बीट ये जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि लोगों को ऑफ बीट इसलिए ट्रैवल करना होता है क्योंकि उनको भीड़ में नहीं जाना है, उनको क्राउड में नहीं जाना है, उनको ज़्यादा क्राउडेड साइट सीन नहीं चाहिए। करेक्ट। रही बात, इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑफ बीट और बहुत अच्छे डेस्टिनेशन हैं जो लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप साउथ इंडिया में जाओगे, आपने बेकल एक्सप्लोर नहीं किया होगा, आपने चिकमंगलुर एक्सप्लोर नहीं किया होगा। आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो हम लोग को सिर्फ स्पीति वैली पता है, सो स्पीति वैली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप सिक्किम में जाओगे तो आपने लाचुन, लाचेन एक्सप्लोर किया है क्या? अभी हाल ही में हम लोग ने एक राजस्थान में आप देखोगे कि जवई करके एक ये है जिसे इंडिया का मसाई मारा कहा जाता है, आपने एक्सप्लोर किया है क्या? सो रेगुलर जो डेस्टिनेशन है वो रेगुलर होने के बावजूद आप, हम लोग जैसा हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा सेकंड होम है, वैसे आप सेकंड टूर वही डेस्टिनेशन का कर सकते हो। आपने अथिरेपल्ली वाटरफॉल देखा है क्या? ये ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो रेगुलर नहीं है, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल में आप जाओगे तो आपने, वियतनाम तो सब लोग ही करते हैं, अभी मैंने आपको कहा, लेकिन वियतनाम के साथ कंबोडिया आपने किया है क्या? राइट, आपने फिलीपींस किया है क्या?
राइट? ऐसे इंटरनेशनल में भी अलग-अलग डेस्टिनेशन है जो आपको ऑफबीट, मतलब हम लोग उसे कह सकते हैं कि ऑफबीट है क्या, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, बहुत कम लोगों को ये पता है और वो देखने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सो मैं लोगों को बोलूँगा आप ये भी एक्सप्लोर कीजिए। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि केरला मेरा हो गया है, लेकिन मैंने जैसा अभी कहा, अगर कोई सफारी का जिसको बहुत अच्छा लगता है, सो हम लोग महाराष्ट्र में हमारे जो ताडोबा है, सबको मालूम है, करेक्ट। सब लोग ने वो किया है। हुँ, लेकिन क्या आपने दूसरे जो सफारीज़ है, जो बहुत ही आउटस्कर्ट में है, जो बहुत सबको ज़्यादा नहीं पता है, क्या आपने वो सफारी एक्सप्लोर की है? मैं आपको कहूँगा वो भी आप सफारी एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड क्या है, आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो और इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया जो है हमारा, वो आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करो। ग्रेट। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कुछ जैसे हम लोग ऑफ बीट भी गए या हम लोग हमारे जो रेगुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ होटल्स होते हैं जैसे जो ब्रांडेड होटल्स हम जिनको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ताज होटल्स है, ओबरॉय होटल्स है, मैरियट्स है। इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर होटल्स। जैसे अगर मुंबई में मैं ताज अगर बुक करने जाऊँ तो पर नाइट कॉस्ट इज़ मोर देन 20,000 रुपीज़। सो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि ये सब होटल्स का जो कॉस्ट है वो प्रीमियम रेंज से, या फिर आप जिसे बोल रहे हो बहुत ज़्यादा है। हुँ, सी आप एक सोचिए, ये होटल में हॉस्पिटैलिटी है ना, बहुत अलग लेवल का होता है। करेक्ट। ये लोग लग्ज़री का, जो आप सोच रहे हो कि ये लग्ज़री का पैसा नहीं लेते, ये हॉस्पिटैलिटी का पैसा लेते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आगरा में एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल था। ये लाइव इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे एग्ज़ैक्ट होटल का नाम नहीं पता है, लेकिन विलास करके कोई तो होटल था, 5 स्टार प्रॉपर्टी करके एक होटल है। सो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ और जो उनका छोटा बच्चा था वो वहाँ पे स्टे के लिए गया था और वहाँ से वो निकले और बाय रोड वो जयपुर जा रहे थे। वो जो फैमिली हुँ, था वो जयपुर हुँ, जा रहा था। सो बीच में ही जब वो आए, तब उनका जो बेटा था वो रोने लग गया। तो उसके माँ-बाप पूछते क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मेरा जो खिलौना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो होटल में रह गया। हुँ, सो उसके डैड ने बोला अरे उसमें क्या है, इट इज़ ओके, यू कैन, मतलब हम लोग नया नया ले ले सकते। लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला वो बच्चा बहुत ये कर रहा था, बहुत रो रहा था, नहीं मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे वो चाहिए, तो वो रोने ही लग गया। सो अभी हुँ, बच्चा इतना रो रहा था, इसने डैड ने होटल को कॉल लगाया और कॉल लगा के बोला कि मेरा ऐसा-ऐसा जो एक छोटा जो खिलौना है मेरे बच्चे का, वो रह गया है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या? तो होटल ने बोला ठीक है सर, हम लोग आपको चेक करके वापस कॉल बैक करते हैं। तो आधे घंटे बाद उनको कॉल आता है और उनको कहा गया कि यस, ये जो आपके जो बच्चे का जो चीज़ रही है वो हमारे हुँ, पास मिल गई है। आप आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने एड्रेस ले लिया और एक 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो भी है उनके घर पे वो उसका जो खिलौना था वो आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो खिलौने के साथ क्या आया आपको पता है? वो खिलौने के साथ वो बच्चा जहाँ-जहाँ होटल में वो खिलौना लेके घूम रहा था, हुँ, वो होटल ने वो चीज़ का फ़ोटोज़ निकाला और वो फ़ोटोज़ प्रिंट करके एज़ अ मेमोरीज़ उसको दिया वॉव! कि ये जो मेमोरीज़ है, आप बोल रहे हैं कि ये जो खिलौना है हमारे होटल में रह गया है, तो ये जो मेमोरीज़ है, वो हम लोग आपको देना चाहते हैं जो हमारे होटल में आपने स्पेंड किया है। हुँ, सो दिस इज़ द थिंग, ये सब चीज़ का कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा है? दे आर नॉट, आपको लग रहा है कि वो लग्ज़री सेल कर रहे हैं, नहीं वो हॉस्पिटैलिटी सेल कर रहे हैं। हुँ, सो आप जब इतना हॉस्पिटैलिटी लोगे तब आपको लगेगा यार सही यार, दिस इज़ द, मतलब जो पैसा ले रहे हैं दैट इज़ वर्थ ऑफ इट। और हमारे हॉटेलियर्स जो ब्रांड्स हैं जैसे कि ताज, सो दीज़ आर द थिंग्स हम लोग उससे सीखते हैं, बाकी के लोगों ने भी इससे सीखा है। बेस्ट हॉटेलियर या फिर बेस्ट हॉस्पिटैलिटी का अवार्ड भी उनको मिला है, तो यस, उतना कॉस्ट तो वो ज़रूर लेंगे ही। ग्रेट। बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने बताई कि कैसे हम हमारे बिज़नेस में भी एक लेवल ऊपर जाके कस्टमर को अगर अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए,
तो डेफिनेटली कस्टमर हमेशा हमें याद रखेगा और प्लस एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेगा अपने बारे में। तो हमने होटल्स की बात कर ली, वुमेन्स की बात कर ली। मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आपके पास कुछ प्लान्स है या सीनियर सिटीजन ने कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? बिकॉज़ कैसा एज रेस्ट्रिक्शन होता है, मोमेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है। सो व्हाट कैन बी सम गुड डेस्टिनेशंस जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैवल करके एन्जॉय कर सकते हैं? देखिए, मैं सीनियर सिटीज़न्स का पहले आपको प्रॉब्लम बताना चाहूँगा। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक ही जगह पे अगर बैठ जाते हैं गाड़ी में 2-3 घंटा, 4 घंटा, तो उनका पैर में स्वेलिंग आ जाता है या फिर उनका बैक पेन चालू होता है। सो बेसिकली सीनियर्स को कहाँ पे घूमना जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप मुझे पूछोगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहला आता है क्रूज़। क्रूज़ हुँ, इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी, आपको जब भी बाहर जाना है आप जा सकते हैं, आपको कुछ कंटाला आ गया तो वापस आ सकते हैं रूम में। हुँ, सो देयर इज़ नथिंग लाइक अ साइट सीइंग। आप अगर हॉलिडे पे गए हो और आप कौन से साइट सीइंग पे गए हो जो 3-4 घंटा दूर है, तो हुँ, आप वहाँ पे आपने सोचा यार अभी मुझे कंटाला आ गया, मुझे वापस जाना है, तो आपको वापस 4 घंटा वापस आना है होटल में। करेक्ट। सो वो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। सो उससे अच्छा मैं हाँ, सबको बोलता हूँ कि आप क्रूज़ ये प्रोडक्ट ले लो। उनके हुँ, लिए। आपको जब भी लगे आप कोई शो देखने गए, आप ऊपर डेक के ऊपर गए हैं और डेक के ऊपर जाने के बाद आपने एन्जॉय किया, अभी आपको फ़ील होता है कि मुझे वापस आना है, तो आप वापस आ जाते हो, आराम से रूम में आराम करते हो। और रही बात हॉलिडे की, तो आपको हॉलिडे ऐसा बनाना चाहिए जो स्ट्रेस फ्री नहीं होगा या फिर जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको 1-2 डेस्टिनेशन का नाम बताना चाहता यस। हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आप वो पौंडीचेरी जा सकते हैं। हुँ, उसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, होटल से आजू-बाजू में आधा घंटा, 1 घंटे के ऊपर सब साइट सीन है। आप अंडमान जा सकते हो। हुँ, अगर आपको इंटरनेशनल जाना है, तो मैं ऐसा बोलूँगा आप मॉरिशस जा सकते हो, हुँ, आप सिंगापुर जा सकते हो। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके होटल से जो साइट सीन है, वो नियर बाय है। ज़्यादा दूर नहीं है। तो जभी भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार मुझे अभी स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तो मैं वापस बैक टू होटल इमीडिएट आ सकता हूँ। सो आइडियली आपको सीनियर सिटीज़न्स के लिए प्लान करते वक़्त आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है और जो सीनियर सिटीज़न का आपने ये जवाब दिया है, ये कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। इट इज़ नॉट कि कोई नया ये इंडस्ट्री में आए और वो ऐसा जवाब दे पाए। तो मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि जब हम लोग सीनियर सिटीज़न को ट्रैवल कराएँ या जब हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का क्या इम्पोर्टेंस है? इंश्योरेंस लेना चाहिए हमें या नहीं लेना चाहिए या कहाँ से इंश्योरेंस लें तो जिससे हमें फ़ायदा हो? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में तो इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि दैट इज़ अ एक्सपेंस, हम लोग ये एक्सपेंस क्यों करें? दैट इज़ नॉट अ एक्सपेंस, एक्चुअली इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। ओके। अगर आपका बैग खो जाता है और अगर आप कहाँ पे बाहर कौन से कंट्री में जाके आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हो, तब आप क्या करोगे? हुँ, ये सब मामले में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रैवल इंश्योरेंस में कौन-सा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा। मैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बोलूँगा। मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कोपे, मतलब उसे हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दैट इज़ अ हाफ कवर, और एक होता है फुल कवर, ठीक है? सो फुल कवर का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ या फिर कुछ भी आपका जो लॉस हुआ है और अगर वो चीज़ आपके इंश्योरेंस में कवर है, तो वो आपको फुल कवर मिलेगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये मेरा हाथ है समझो, और ये हाथ को मुझे इंटरनेशनल जाके कुछ लग गया है, तो मेरे इंश्योरेंस में अगर मैंने फुल कवर इंश्योरेंस लिया है और हुँ, मुझे हाथ का खर्चा अगर 2 लाख रुपए आया, तो मुझे ट्रैवल कंपनी 2 लाख रुपया देगा। दैट इज़ कॉल्ड फुल कवर। और जो कोपे होता है या फिर उसे हाफ कवर ऐसा बोल सकते हैं, तो इसमें अगर इंश्योरेंस में दिया है कि ये हाथ के लिए आपको सिर्फ 25,000 ही मिलेंगे, तो भले ही आपका खर्चा 2 लाख गया, तो भी हुँ, कंपनी आपको 25,000 ही देगा। ओह! सो आपको कौन-सा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, फुल कवर लेना चाहिए, आप सीनियर्स के लिए ले रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडिया में किसी को नहीं पता है या फिर बहुत कम लोगों को पता है, मैं ज़रूर आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ प्लीज़। कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते वक़्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करना है कि आपको आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री देना है।
मतलब आपको डायबिटीज़ होगा, आपको बीपी होगा, आपको और भी कुछ होगा, वो आपको पॉलिसी लेते वक़्त मेंशन करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया और कल क्लेम आया और क्लेम का जो रीज़न रहेगा वो ये सब के वजह से रहेगा, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ओह! सो दैट इज़ द मेन थिंग। सो आपका प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं उसे। सो हुँ, प्री एग्जिस्टिंग हिस्ट्री आपका ऑपरेशन भी हो गया है, वो भी आपको याद से देना है। ग्रेट। आप इतने साल से सर ये इंडस्ट्री में हो, क्या आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करोगे जो एक बोलते हैं ना नाइटमेयर या वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आपके या जनरली कोई कस्टमर के साथ एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैवल का जो रहा होगा, उसका कुछ एग्ज़ाम्पल्स दोगे? देखिए, मैं इसे वर्स्ट भी बोलूँगा और एक हिसाब से अच्छा भी बोलूँगा। वर्स्ट इसलिए बोलूँगा, हम लोग ने एक जलगाँव का हमारा एक क्लाइंट था। वो हनीमून टूर के लिए केरला में गए थे और आपको पता ही है कि मुन्नार और टेकड़ी के बीच में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप भी रहते हैं और नेटवर्क भी नहीं होता है। ओह! सो एट दैट मोमेंट उनको पीछे से एक डंपर ने डैश कर दिया। ओह! सो वो डैश करने के बाद ऐसा हो गया कि वो गाड़ी अभी अनस्टेबल था, एक्सीडेंट हो गया तो वो तो चल नहीं पा रहा था। सो एट दैट मोमेंट वो जगह से थोड़े ज़ोन से बाहर गए बाय वॉकिंग। ड्राइवर उनको लेके गया हुँ, और उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो आई वाज़ लाइक अरे बाप रे! इतना अगर हुआ है, आप कैसे हो? आपका ड्राइवर कैसा है? सब ठीक है? तो बोला हाँ, हम लोग सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे अटके पड़े हैं। हुँ, वो बहुत ही, आप अगर साउथ में गए हो तो आपको मालूम पड़ेगा, वो घना जंगल है। सो फिर एट दैट मोमेंट आई वाज़ शॉक्ड कि बस मैं भगवान से इतना ये करता हूँ कि उनको कुछ हुआ नहीं, दैट वाज़ द प्लस पॉइंट। सो हम लोग ने, सीज़न था, चल रहा था, गाड़ी मिलना भी थोड़ा शॉर्टेज था, तो हम लोग ने एक गाड़ी अरेंज किया और 3-4 घंटे में वो गाड़ी वहाँ पे रीच हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि गाड़ी रीच होने के बाद वो दिन का जो भी साइट सीन था उनका, वो हुँ। पूरा साइट सीन हम लोग ने कंप्लीट किया और एंड ऑफ द डे दे वर हैप्पी विथ नाइस मेमोरीज़ इन देयर लाइफ टाइम के लिए। वो एक इंसिडेंट उनका मतलब दिमाग में रह गया रहेगा कि हनीमून पे आए और ऐसा हो गया। बट वी ट्राई टू सी कि वो उनका जो हनीमून टूर था वो अच्छा हुआ। ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आज तक हम लोग ने फेस किया है, मैं ऐसा बोलूँगा। इससे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने भले ही नहीं बोला, लेकिन ये ट्रैवल एजेंट का इम्पोर्टेंस बताता है या एक सपोर्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंस बताता है, जब भी कोई हम अननोन प्लेस पे जाते हैं। यस। वर्स्ट तो हो गया, क्या आप मुझे कुछ ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस भी बता सकते हो जो आपके क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किया हो, जो बोलने के बाद आपको प्राउड फील होता हो? देखिए, बेस्ट एक्सपीरियंस तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारा एक टूर गया था दुबई के लिए, ग्रुप टूर था हमारा। सो दुबई से जब बॉम्बे का फ्लाइट था, सो रात को गेस्ट आ रहे थे और उनका नेक्स्ट डे उनका बर्थडे था। हुँ, सो रात को 11 साढ़े 11 कुछ ऐसा कुछ फ्लाइट था वहाँ से, और 12 जो उनका क्लॉक का ये था, वो इन बिटवीन एयर ही हो गया। सो हम हुँ, लोग ने सोचा यार उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, वो भी फ्लाइट में। सो हम लोग एयर होस्टेस के पास गए, हम लोग ने बोला, रिक्वेस्ट किया कि उनका बर्थडे है तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम कुछ थोड़ा-सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो दे सपोर्ट अस। हम लोग ने, आप ऐसा सोचिए कि हम लोग बहुत सारे 5 स्टार, 4 स्टार में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप 35,000 फीट अबव अगर ओह! आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो दैट इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी। और हमारे हुँ, साथ इंडिगो के एयर होस्टेस वो भी थे और उन्होंने हमारे साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरा अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग ने एक टूर बुक किया था, हमारे हनीमून कपल था उनके लिए। और जब हम लोग ने बुक किया था, वो ऑन टूर जाने के बाद उन्होंने टूर इसलिए ही लिया था क्योंकि वो अभी नेक्स्ट न्यू जॉब जॉइनिंग करेंगे। तो वो ओके। जॉब जॉइन करने के बाद उनको छुट्टियाँ वापस अलॉट नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने हुँ, बोला था अभी हम लोग हॉलिडे जाके आते हैं। सो वो सर्च आउट कर रहे थे जॉब को
और हॉलिडे के ऊपर मतलब जब वो होटल में स्टे कर रहे थे तभी उनको फ़ोन आ गया कि अभी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। हुँ, सो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कुछ कर सकते हैं क्या? सो मैंने होटल्स हमारे जो रेगुलर थे, उनको फ़ोन किया जहाँ पे उनका स्टे था। तो उनको फ़ोन किया कि आप उन्हें एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सामने जहाँ पे वेबकैम या फिर ऐसा कुछ होगा, हुँ, आप उनको वो एक अवेलेबल करके दे दीजिए क्योंकि उनका बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। सो उन्होंने वो लैपटॉप अरेंज करके भी दिया। इतना ही नहीं, वो लैपटॉप अरेंज करने के बाद ऐसा जगह भी दिया, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के टाइम आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगा और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, वो इंटरव्यू पास भी हो गए और उनको जॉब भी लग गया। अरे ग्रेट! सो ये एक बहुत अच्छा मेमोरी है मेरे लिए कि ऑन टूर जब हमारे थे तो किसको एक ड्रीम जॉब जो होता है वो हुँ, भी हुँ, उनको लग गया और उसमें हम लोग ने जो थोड़ा-सा जो भी ऐसा कंट्रीब्यूशन एग्ज़ैक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना हमसे हो सके जो हमने किया और वो अवेलेबल उनको लैपटॉप करके दिया और वो इंटरव्यू पास हो गए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरेबल थिंग आई वुड से। ग्रेट सर। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ हॉलिडेज़ नहीं भेजते, आप लोगों को एक्सपीरियंस देते हो, आप लोगों को हैप्पीनेस देते हो राइट, और इनफैक्ट आप लोगों को इनडायरेक्टली जॉब या बर्थडे सेलिब्रेट करने में मदद करते हो। राइट। मेरा सवाल आपसे एक और है सर, एंड दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर किसी को ट्रैवल एजेंसी के फील्ड में आना है, तो क्या आप उन्हें हेल्प कर सकते हो टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री और कैसे? अगर कर सकते हो तो? देखिए, आइडियली हम लोग ट्रैवल जो एजेंट्स हैं, उनको हम लोग कोचिंग भी देते हैं। आइडियली ये चीज़ हम लोग कहाँ पे इस चीज़ का मार्केटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा ओके। ये नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे मतलब ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है और उनका एजेंसी स्टार्ट किया है। सो हुँ, सी अभी कैसा हो गया है कि सबको लगता है एआई आ गया, वेबसाइट आ गया, सब कुछ आ गया। तो उनको ऐसा लगता है मेरे पास वेबसाइट आ गया या फिर मेरे पास फ्लाइट का जहाँ से बुक करते हैं वो आ गया तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। लेकिन हमारे करेक्ट। इंडस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे इंडस्ट्री हुँ, में आपका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, आपका ऑडियंस कौन है, आफ्टर सेल सर्विस आपका कैसा होना चाहिए, आपका हुँ, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो वो आपके ऑडियंस को हिट हो रहा है क्या? सो हुँ, ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल हम लोग बात करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। सो आइडियली हम लोग सबको नहीं लेते, ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो लोग हमारे विजन से अलाइन होते हैं, जिनको ट्रैवल इंडस्ट्री में सीरियसली कुछ करना है और हुँ। जो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो कंपनी अपने आप आराम से चला सकते हैं। ग्रेट। सो आई होप कि आपने ये पॉडकास्ट एन्जॉय किया होगा और आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा, राइट फ्रॉम हाउ टू बुक टिकट्स या कहाँ से आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, कौन से कंट्री सेफ है। ऐसे हमने बहुत सारे सवालों पे बात की है और अगर आपने ये एन्जॉय किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको प्रज्ञेश सर से कनेक्ट रहना है हु इज़ फ्रॉम सुखदा वर्ल्ड, तो मैं उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो चेक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अमेजिंग स्टॉलवर्ड्स के बारे में जानना है तो हमसे जुड़े रहे।